Hello everyone. Welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. तो अब तक हमने पढ़ा ना महाजनपद को समझा, मगध के राइज को समझा और देखा कि कैसे एक पावरफुल स्टेट ग्रेजुअली उभर कर सामने आई। लेकिन आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि पर्शियन इन्वेजन कैसे हुआ, अलेक्जेंडर इन्वेजन कैसे हुआ, इंडो ग्रीक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद पीरियड की सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी, ट्रेड, कॉइन्स, रिलीजन, लिटरेचर। यानी आज हम पूरी पिक्चर देखेंगे कि उस समय इंडिया कैसे दिखता था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्शियन इन्वेजन। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, इंडिया पर सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन किसने किया? बहुत लोग अलेक्जेंडर बोल देते हैं, लेकिन आंसर है पर्शियन। साइरस द ग्रेट। पर्शियन रूलर थे साइरस द ग्रेट ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। उसके बाद ना उसके सक्सेसर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर कंट्रोल स्टैब्लिश किया। एरिया इन्होंने जो कैप्चर किया था पर्शियन ने, वो थे गंधार, इंडस वैली के कुछ रीजन, और अपने एम्पायर में ना इंक्लूड कर लिया था इन्होंने। फिर आए थे हिंदूज। ठीक है, हिंदूज क्या थे ना, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पर्शियन रिकॉर्ड में ना इंडस को ना हिंदूज कहते थे। कहा गया है कि यही वर्ड आगे चलकर ना हिंद और इंडिया से कनेक्ट किया जाता है। ये लोग मतलब इंडस को ना इंडस नहीं बोल पाते थे पर्शियन, तो ये इसको हिंदूस कहते थे। सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें पर्शियन इन्वेजन की, तो पर्शियन इन्वेजन का ना हम बात करें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों था। पहला कि फर्स्ट फॉरेन रूल था, मतलब इंडिया की कुछ रीजन पहली बार फॉरेन कंट्रोल में आया। कांटेक्ट हुआ वेस्ट के साथ, इंडियन स्टेट का ना कांटेक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड से हुआ, बिल्कुल जैसे आज ग्लोबलाइजेशन की तरह उस वक्त वैसे। इसके ना पर्सन एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन यूज करते थे, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज आया, उनके आइडियाज ना इंडिया तक आए। एरामिक स्क्रिप्ट का इन्फ्लुएंस बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रेड और कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ। अब एक सवाल आता है कि अगर दो अलग सिविलाइजेशन इंटरैक्ट करें तो क्या होता है? एग्जैक्टली आइडिया एक्सचेंज होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, और पर्शियन कॉन्टैक्ट ने भी यही किया। फिर आता है अलेक्जेंडर का इन्वेजन। अब आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का सुपरस्टार पर। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अलेक्जेंडर कौन थे? तो ये मैकेडोनियन के रूलर थे। उसका ड्रीम था कि ये पूरी दुनिया पे ना फतेह कर ले, और इसी मिशन में ना वो इंडिया तक आ गए। अब इन्होंने इन्वेजन किया इंडिया का। 327 बीसी के अराउंड ना अलेक्जेंडर इंडिया में एंटर हुए और इंडस को क्रॉस किया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ बढ़े। अभी क्या हुआ कि तक्षशिला के रूलर थे अम्भी ने सरेंडर कर दिया, कि उसने अलेक्जेंडर से फ्रेंडशिप कर ली। फिर उसके बाद आता है बैटल ऑफ हाइडेस्पस, मतलब सबसे फेमस बैटल। हाइडेस्पस मतलब झेलम रिवर। यहाँ अलेक्जेंडर की फाइट हुई किंग पोरस के साथ, जिसको पुरु भी कहते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप पोरस होते और सामने वर्ल्ड कन्क्वेरर खड़ा होता, जो दुनिया फतेह करने निकला है, वो सामने खड़ा होता, तो क्या आप फाइट करते या सरेंडर करते? पोरस ने फाइट की, और इसी वजह से हिस्ट्री उसे याद रखता है। एक फेमस स्टोरी है कि जब बैटल के बाद ना अलेक्जेंडर ने पूछा कि मैं कैसे ट्रीट करूं, पोरस ने जवाब दिया कि जैसे तुम मुझे ऐसे ट्रीट करो जैसे एक किंग ना दूसरे किंग को ट्रीट करता है। ये लाइन ना हिस्ट्री की फेमस लाइन में से एक है, और यही देख के ना अलेक्जेंडर जीत गए थे, बट फिर भी वो एरिया पोरस को ही दे दिए। अब आता है ब्यास रिवर। अलेक्जेंडर की आर्मी ना ब्यास रिवर तक पहुंच गई थी, लेकिन सोल्जर इतने थक चुके थे ना, क्योंकि वो महीनों महीनों तक लड़ाई लड़ रहे थे, पानी में लड़ रहे थे, जमीन पर लड़ रहे थे, वो आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया। तो वो उनको अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। अलेक्जेंडर जब वापस लौट रहे थे ना, तब उनकी मौत हो गई थी। तो मतलब वो जो अपने घर वापस वो पहुंच भी नहीं पाए। अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, अलेक्जेंडर इन्वेजन के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो इंडो ग्रीक के कांटेक्ट में इंडिया और ग्रीस का ना एक रिलेशन स्ट्रांग हुआ इस समय पे। ठीक है, वेस्ट को ना इंडिया के बारे में नॉलेज मिली, और इंडिया को ग्रीक वर्ल्ड के बारे में नॉलेज मिली। ग्रीक इन्फ्लुएंस लेटर इंडिया में आर्ट में भी दिखने लगे, स्पेशली गंधार आर्ट में। अलेक्जेंडर के ना डिपार्चर के बाद ना पॉलिटिकल एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका था, क्योंकि वो आए और तबाही मचा के चले गए। तो एक ना वैक्यूम क्रिएट सा हो गया था, और इसी सिचुएशन का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पर्शियन एंड अलेक्जेंडर इन्वेजन का क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया पे। अब दोनों इन्वेजन को ना कंबाइंड इम्पैक्ट देखते हैं।
पॉलिटिकल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ना फॉरेन पावर का कांटेक्ट में आ चुका था वो। पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी उनके पास। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो न्यू ट्रेड रूट्स उनको पता चला और सेंट्रल एशिया और मेडिटेरेनियन से लिंक बने और उसको पता चला। सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो नए आइडियाज आए, कल्चरल एक्सचेंज हुआ। कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ कि पर्शियन और ग्रीक इन्फ्लुएंस ना आर्ट और आर्किटेक्चर में दिखने लगे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि कॉइनेज सिस्टम और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का इन्फ्लुएंस दिखने लग चुका था अब तक। अब बात करते हैं इंडो ग्रीक रिलेशन के बारे में अलेक्जेंडर के बाद। अलेक्जेंडर के बाद क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। सेल्यूकस निकेटर, ये ना अलेक्जेंडर के सक्सेसर थे। अलेक्जेंडर के बाद सेल्यूकस निकेटर आए थे वहां गद्दी पे। वो ना इंडिया के रूलर चंद्रगुप्त मौर्य से वॉर की। ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ 305 305 बीसी वॉर के बाद ना ट्रीटी हुई थी जिसमें सेल्यूकस ने अफगानिस्तान और सराउंडिंग टेरिटरीज जो है सेल्यूकस ने दी। चंद्रगुप्त ने 500 वॉर एलिफेंट दिया। रिजल्ट क्या हुआ, इनके बीच ना रिलेशन हो गया। अब एम्बेसडर एक्सचेंज हुए दोनों में। जैसे आज क्या होते हैं, आज हमारे देश के इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए, इंडियन एम्बेसडर टू फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री, मतलब इंडिया से एम्बेसडर भेजते हैं ना हम दूसरे देश में, तो वो वैसे ही ये एक्सचेंज हुआ। मेगास्थनीज, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे फेमस एम्बेसडर थे। किसके, सेल्यूकस निकेटर के थे। पाटलिपुत्रा आए और इंडिका लिखा उन्होंने। और ये जो है ना इंडिका, ये बहुत फेमस है। ठीक है। अब बात करते हैं सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, महाजनपद पीरियड के टाइम पे। ठीक है। कॉमन पीपल की लाइफ देखते हैं। ये तो हमने राजाओं का मार्ग, एकदम हड़पना, ये सब देखा। अब हम कॉमन पीपल की बात करते हैं, आम इंसान पे आते हैं हम। सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी में वर्ना सिस्टम बेस थी। वो हम देख रहे हैं कि लेटर वैदिक में बहुत रिजिड हो चुका था। ऋग्वेदिक में एकदम नॉर्मल था, बट लेटर वैदिक में बहुत रिजिड था और वही चीज कंटिन्यू हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चल रहे थे। न्यू सोशल ग्रुप स्टार्ट हुआ, जैसे आर्टिशन, ट्रेडर्स, मर्चेंट, लेबरर्स, ये नए क्लास स्टार्ट हुए थे। इसको भी इंपॉर्टेंस देने लग गई थी। विमेन की पोजीशन लेटर वैदिक से कुछ बेटर हुई, बट ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन कंप्लीटली इक्वालिटी नहीं दी गई थी अब भी। राइज ऑफ सिटीज, बहुत सारे सिटीज डेवलप हुए। लोगों में माइग्रेशन, मोबिलिटी इंक्रीज हुई। अब इसके इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी ना रैपिडली ग्रो करना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियसली आप दूसरे विदेशों से सामान आ रहा है, आप विदेश में भेजोगे, आपके पास ट्रेड रूट है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी ग्रो करेगी। आयरन के सामान, जैसे ऐसे खेती करने के लिए हल बनने लग गए थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, बहुत सारे क्रॉप्स लगने लगे थे, उगने लगे थे, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, सुगर कैन, कॉटन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारे। इरिगेशन के लिए लोग जो है ना कुएं बनाने लग गए थे, टैंक्स बनाने लग गए थे, कैनाल्स, ये सारी यूज होने लग गई थी। ट्रेड रूट्स डेवलप हुआ था। ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट रूट्स डेवलप हुए थे, जैसे कि उत्तर पथ, दक्षिण पथ। ये दो जो है ना, ट्रस्ट में ये दो बहुत फेवरेट है, इस पे क्वेश्चन आए हैं, आई एम 100% श्योर, ये उत्तर पथ और दक्षिण पथ पे। ठीक है। आज की जैसे नेशनल हाईवे की तरह है ना, वैसे ये उत्तर पथ दक्षिण पथ थे। एंशियंट इंडिया का ट्रेड हाईवे था। अब आता है ट्रेड एंड कॉमर्स में यही कि ट्रेड ना बूम कर रहा था। कमोडिटी जैसे टेक्सटाइल, मेटल, आइवरी, स्पाइसेस, हॉर्सेस, जेम्स, ये सब ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, मतलब ट्रेड हो रहा था। और ट्रांसपोर्ट में क्या था, बुलक कार्ट था, शिप था और रिवर ट्रांसपोर्ट थे। मेजर ट्रेड सेंटर कौन था, तो उस वक्त का राजगृह, आज का राजगीर बोल सकते हो आप, वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला। अर्बनाइजेशन की बात करें तो इस पीरियड को ना सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिटीज यहाँ पे रैपिडली ग्रो हुई थी। फीचर्स क्या थे, फोर्टिफाइड सिटीज बन रहे थे, मार्केट उभर रहे थे, प्लान स्ट्रीट बन रहा था, ड्रेनेज सिस्टम भी अब आ रहे थे वापस। इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे कि राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन एंड कौशाम्बी। कॉइन एंड वेट्स की अगर बात करें तो अब ना इकोनॉमी और एडवांस हो गई थी। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स बन गए थे, जिसको हम पानास कहते हैं। इंडिया का ना अर्लीस्ट कॉइन था। मेटल्स कौन यूज होते थे, जैसे सिल्वर, कॉपर, लेड, ये सब यूज होता था। स्टैंडर्ड वेट की बात करें तो ट्रेड को इजी बनाया गया था, बिल्कुल आज जैसे किलोग्राम और मीटर स्टैंडर्ड की तरह है वैसे ही। गिल्ड्स, श्रेणी कहते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये गिल्ड क्या है? तो आर्टिसन और ट्रेडर्स के एसोसिएशन, मतलब आज के ट्रेड यूनियन जो है ना या बिजनेस एसोसिएशन, वो उस वक्त का ये थे। फंक्शन फंक्शन क्या था कि इनका ये करते, प्रोडक्शन रेगुलेट करना इनका फंक्शन था, क्वालिटी चेक करना, मेंटेन करना, प्राइस कंट्रोल करना और मेंबर को प्रोटेक्शन देना। कुछ गिल्ड्स इतने पावरफुल थे कि किंग भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस कल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ यही वो पीरियड है जहाँ ना मेजर चेंजेस हुए थे, जैसे कि राइज ऑफ बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध, राइज ऑफ जैनिज्म, जो हम अगले लेक्चर में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म करेंगे तब पढ़ेंगे। कॉमन आइडियाज जैसे अहिंसा, इक्वालिटी, कंपैशन, एथिक्स। वैदिक रिलीजन कंटिन्यू करता रहा लेकिन नए आइडियाज भी डेवलप हुए। आर्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्तूपास, स्कल्पचर, टेराकोटा, ये सारे डेवलप हुए। लिटरेचर की बात करें तो अब लिटरेचर की बात करते हैं तो इसमें क्या था, बहुत सारे लैंग्वेज जैसे कि पाली, प्राकृत, संस्कृत, ये सारे डेवलप हुए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे दीपिकदास, जातक स्टोरीज, जैन टेक्स्ट, जैन अगम्बास, ग्रामर पाणिनि ने, अष्टाध्यायी ने लिखी थी और एग्जाम का ये फेवरेट है। ओवरऑल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें इस पीरियड का, ठीक है, तो महाजनपद पीरियड ने ना पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का बेस दिया, ट्रेड और सिटीज को डेवलप किया, कॉइन्स और राइटिंग्स को पॉपुलर बनाया, बुद्धिज्म जैनिज्म को जन्म दिया, फॉरेन कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया और मौर्यन एम्पायर को राइज करने का एक रास्ता बना दिया। ठीक है, मगध पावर याद रखें तो मगध जिन ऐसे रखते हैं, एम फॉर मिडिल गंगा लोकेशन, ए फॉर अबंडेंट रिसोर्सेस, जी फॉर गुड रिवर्स, ए फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, and D for diplomacy and H for huge army and A for administration। ये पॉइंट्स जो है ना आप याद रखना और इसके बेस पे घुमा फिरा के पूरी आंसर लिख के आ जाना आप। फाइनल रिकैप करें तो क्विक रिवीजन, फर्स्ट फॉरेन रूलर कौन थे? पर्सियन थे। अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब हुआ था? 327 बीसीई में हुआ था। बैटल हाइडेस्पस कहाँ हुआ था? तो सॉरी, बैटल कहाँ हुआ था? हाइडेस्पस यानी झेलम नदी के किनारे। ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई थी? तो सेल्यूकस एंड चंद्रगुप्त के बीच में। एम्बेसडर कौन थे? मेगास्थनीज। कॉइन्स कौन से यूज हो रहे थे? तो पंचमार्क कॉइन्स। ट्रेड रूट क्या था? उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ, ये ट्रेड रूट्स। ठीक है, न्यू रिलीजन क्या आ गया था? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आ चुके थे। ठीक है, फिर उसके बाद पीरियड क्या कहते थे इसको? हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं महाजनपद को। ठीक है, कंक्लूड करें तो क्लास आज हमने महाजनपद पीरियड को सिर्फ किंगडम की स्टोरी से नहीं समझा। हम ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, हमने इसको देखा कि ये इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, ट्राइबल सोसाइटी से ऑर्गेनाइज स्टेट तक बनाया, विलेज से सिटी तक, बार्टर सिस्टम से कॉइन्स तक और लोकल कल्चर से इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट तक। इसी पीरियड ने ना भारत को मॉडर्न एम्पायर के लिए रेडी किया। और अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे एंशियंट इंडिया का सबसे पावरफुल और सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कि बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम वन बाय वन सारे एम्पायर्स को पढ़ेंगे। So if you like this lecture, do subscribe to this channel. It will be very helpful. Till then, keep learning. Thank you. Thank you so much.